गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी लवर्स में। तो गाइस, प्रॉब्लम क्या आ गई ना, जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो हमारा स्टडी मटेरियल था उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो थी। लाइक किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। तो बहुत लोगों ने कहा कि जो आप वीडियो बना रहे हो उसका स्टडी मटेरियल क्लियर नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो और फर्स्ट वीडियो के बीच में इतनी गैप आ गई। तो हम कोशिश करेंगे कि अब से आपको क्वालिटी अच्छी मिले। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो का विजिबिलिटी ज़ीरो था, इस वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो का भी पीडीएफ अटैच कर दिया है और मैं ब्रीफ में आपको बताती जाऊंगी। बस आप एक बार सुन लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बेसिकली इंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और हमने ये बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसका ब्रीफ दे देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी के फादर विलियम मॉरिस डेविस है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? ये साइंस ऑफ लैंडफॉर्म है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। उसके बाद हमें जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ता है कि किसी भी लैंडफॉर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका एवोल्यूशन क्या था, उसके फॉर्म्स क्या हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब हम पढ़ते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी जियोलॉजी का एक ब्रांच है। तो जियोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना हुआ था जिसमें जियो मतलब अर्थ था और लॉजी मतलब स्टडी। सिमिलरली जियोमॉर्फोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ था और जिसमें जियो का मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब फॉर्म और लॉजी मतलब स्टडी होता है। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देन हम आए थे जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। तो हमने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी किसी भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जियोमॉर्फिक कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि जियोमॉर्फिक में दो एलिमेंट्स काम करते हैं, दो फोर्स काम करते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो हमने इंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। इंटरनल फोर्स को ही इंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। और फिर आज हमें पढ़ना है एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में जिसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। इंडोजेनेटिक फोर्स वो जो पृथ्वी के अंदर से काम करे और एक्सोजेनेटिक फोर्स वो जो बाहरी रूप से काम करे। तो हमने देखा था जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसके दो टाइप्स हैं। इंडोजेनेटिक प्रोसेस के दो टाइप हैं, एक था डायोट्रॉफिज्म और एक था सदन। तो जो सदन वाला पोर्शन था वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो वो उसके लिए अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में डायोट्रॉफिज्म वाला कवर कर रहे हैं। सदन वाले में बेसिकली अर्थक्वेक और वोल्केनोज के बारे में पढ़ना है। तो इंडोजेनेटिक में हमने देखा था कि जो डायोट्रॉफिज्म है वो क्या है। डायोट्रॉफिज्म किसी भी लैंड सरफेस में कोई भी चीज़ मूव हो या फिर बिल्ड हो, मतलब बने या हटे या बिखरे, तो वो सब इस प्रोसेस के वजह से होता है जिसे हम डायोट्रॉफिज्म कहते हैं। ठीक है। और इसे स्लो और सेकुलर मूवमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें दो टाइप्स थे, एक थे ओरोजेनेटिक फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स होता था। और ओरोजेनेटिक फोर्स जनरली माउंटेन बनाने वाला फोर्स था। मैंने आपको बताया था ओरो का मतलब ग्रीक में माउंटेन होता है, तो ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्स था। फिर हम इसके अंदर दो टाइप थे, एक कॉम्प्रेशन एक टेंशन। उसके बाद हमने देखा था एप्रियोजेनेटिक फोर्स जो कि उसका सेकंड टाइप है।
ये एक वर्टिकल फोर्स होता है, वर्टिकल इस टाइप का, ठीक है, वर्टिकल फोर्स होता है। और ये बेसिकली कॉन्टिनेंट का सिंक होना या राइज होना इस फोर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये भी एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका एप्रियो का मतलब कॉन्टिनेंट था। आप जब फर्स्ट वीडियो देखोगे, भले ही उसका मटेरियल अच्छा नहीं है, पर आप समझ जाओगे। फर्स्ट वीडियो में स्टडी मटेरियल की विजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा आपको शो कर रही हूँ कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब ये एप्रियोजेनेटिक में भी दो टाइप का था, एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स। जो डाउनवर्ड फोर्स वो था जिसमें अर्थ क्रस्ट डूब जाए, है ना, कोई भी एक पाथ अर्थ क्रस्ट का डूब जाए, सिंक हो जाए, तो वो इस फोर्स के वजह से होता था, इस फोर्स के बेसिस पे होता था। और अगर कॉन्टिनेंट का कोई पाथ राइज हो, मतलब जो सी लेवल है उसके ऊपर आए, तो वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस के वजह से होता था, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक किया था। अब हम आते हैं, हमारा ये मेन वीडियो का मेन टॉपिक एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो हमने देखा था कि इंडोजेनेटिक जो फोर्स था, जैसे ये अर्थ सरफेस है, वो उसके अंदर काम करता था, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है वो अर्थ सरफेस के बाहर काम करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स से। जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, जैसे आपने बेसिकली देखा होगा, जैसे कोई माउंटेन कई सालों बाद टूट गया, गायब हो गया, कोई माउंटेन अभी तक बढ़ता रहता है, नो डाउट इसमें इंडोजेनेटिक फोर्स का हाथ है, पर मेनली ये एक्सोजेनेटिक फोर्स के बाहर वजह से होता है। जो अर्थ सरफेस पे कोई चेंज होता है लेवलिंग करने के लिए, तो वो एक्सोजेनेटिक फोर्स के बदौलत होता है। तो जो मेन सोर्स है एक्सोजेनेटिक फोर्स का, वो बेसिकली आपका सन के एनर्जी से मिलता है। एटमॉस्फेयर में मेन सोर्स आपका सन के एनर्जी से मिलता है एक्सोजेनेटिक फोर्स में। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो डेन्यूडेशन है। अब डेन्यूडेशन क्या है? डेन्यूडेशन शब्द पहली बार सुना होगा। तो डेन्यूडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अर्थ सरफेस है, जो जैसे हम सभी जानते हैं, जो हमारा अर्थ सरफेस है वो बहुत अनइवन है। जो ट्रोपोग्राफी है वर्ल्ड का, वो बहुत अनइवन है। लाइक कहीं प्लेन, कहीं डेजर्ट, कहीं माउंटेन, अलग अलग है। तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी इस पे वर्क करती है, जो लेवलिंग करना चाहती है अर्थ को बाहरी एटमॉस्फेयर के थ्रू, उस प्रोसेस को डेन्यूडेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस दैट वर्क फॉर लेवलिंग आउट द सरफेस, ठीक है। एक समान स्तर पे बनाने के लिए जो प्रोसेस वर्क करता है उसे डेन्यूडेशन बोलते हैं। अब डेन्यूडेशन मतलब जो अर्थ को लेवल एक समान बनाने के लिए इसके अंदर दो डेन्यूडेशन के अंदर दो मेन प्रोसेस है। कौन से? एक वेटरिंग और एक इरोजन। तो वेटरिंग में क्या होता है? वेटरिंग में जनरली जो रॉक्स हैं कई हिस्सों में टूट जाता है फॉर लेवलिंग द सरफेस, ठीक है। तो जो वेटरिंग है, जैसा कि मैंने बोला आपको, रॉक को तोड़ने का काम करता है वेटरिंग प्रोसेस। तो अगर रॉक टूटेगा तो वो ऑब्वियसली सॉइल बन जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो ये
सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन होता है वेदरिंग का। तो वेदरिंग का बेसिकली दो वर्क आपने देख लिया कि एक रॉक को तोड़ता है फॉर लेवलिंग द सरफेस, एंड देन नेक्स्ट कि ये सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है बहुत। अब फैक्टर कौन कौन सा है जो कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक रॉक का टाइप एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो अगर रॉक हार्ड है तो उसे बहुत टाइम लगेगा टूटने के लिए। अगर रॉक का नेचर सॉफ्ट है तो वो बहुत ईजली टूट जाएगा। तो रॉक का टाइप और स्ट्रक्चर, बेसिकली नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वेदरिंग के लिए। देन आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वो आप आगे देखोगे जब हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग करेंगे। और वाटर एंड ऑर्गेनिज्म, ये भी आप इसी में देखोगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेदरिंग। तो जो वेदरिंग है वो बेसिकली 3 टाइप्स का है। इसका 3 टाइप है। सबसे पहले हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ेंगे। इसे आप कुछ भी बोल सकते हो, फिजिकल भी बोल सकते हो, मैकेनिकल भी बोल सकते हो। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग जनरली ये मैकेनिज्म प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट, जो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर आपका ये फ्रॉस्ट हो गया, इस सब से मिलके आपका फिजिकल, इन सब के बदौलत आपका फिजिकल वेदरिंग काम करता है। तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट कौन कौन है। सबसे पहले इंसुलेशन। तो जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन बेसिकली हॉट और ड्राई डेजर्ट एरिया में ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा डेजर्ट जहाँ गर्मी और सूखा दोनों साथ हो, वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। और इसका एक डेजर्ट में होने का एक ये भी वजह है, जैसे डेजर्ट इलाके में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है और सडनली रात को बहुत सर्दी हो जाती है। तो जो एक दिन में रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ ना, उस वजह से इंसुलेशन वहाँ बहुत फास्ट वर्क करता है। फिर आता है आपका फ्रॉस्ट। तो ये आपका ये हाई लैटिट्यूड और हाई ऑल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड एरिया में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब फ्रॉस्ट होता क्या है, जैसे कि हमने बेसिकली सर्दियों में देखा होगा, जैसे कोई पौधा है, कोई प्लांट है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो उसके किनारे किनारे में हल्का हल्का बर्फ जैसा, नॉट प्रॉपर बर्फ, पूरा आइजिंग नहीं होता, पर हल्का हल्का उसके किनारे में थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में पानी होता है, तो उससे फ्रॉस्ट बोलते हैं शायद हिंदी। फिर आते हैं हम प्रेशर रिलीज में। तो प्रेशर रिलीज बेसिकली क्या होता है, प्रेशर रिलीज जनरली इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर जब हाई प्रेशर होता है टेम्परेचर के वजह से, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है और जो कि क्रैक कर देता है किसी भी रॉक पे। पर इनका जो मेन रॉक होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। फिर जो फिजिकल वेदरिंग है वो उसका क्लासिफिकेशन एक ही है, थर्मल वेदरिंग। थर्मल शब्द से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा वेदरिंग है जो कि टेम्परेचर की वजह से हो, ठीक है। तो थर्मल वेदरिंग के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं।
एक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो आप ये माउंटेनियस इलाका है, अब इसमें कोई क्रैक है, ठीक है। अब रात हो गई और क्योंकि ये माउंटेनियस इलाका है तो हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो यहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है रात को काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पूरा आइस फील हो गया है ना, टेम्परेचर एकदम से चेंज हुआ, उस वजह से आइस हो गया। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई और फिर से टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये इसका जो आइजिंग था वो मेल्ट हो गया। अब इस क्योंकि ये आइस हो गया था, तो ये जो क्रैक था वो थोड़ा और एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और जब मेल्ट हुआ तो ये बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे ही लाइक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेबल कुछ टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। आप समझे, लाइक डेली टेम्परेचर रैपिड चेंज होने की वजह से जो पेबल्स होते हैं रॉक के, वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो उसे बोलते हैं हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। आते हैं ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो एक ये लाइक ये दोनों बेसिकली सेम है ना, सेम है, बस इसमें क्या होता है, जो पेबल है वो कुछ टुकड़ों में टूटता है। जो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन है उसमें जो पेबल है वो छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट जाता है ना। तो बस यही डिफरेंस है, वरना दोनों का प्रोसेस सेम है, तो दोनों का वर्क सेम है, बस इसमें बड़े बड़े हिस्सों में टूटता है ना, कुछ टुकड़ों में टूटता है, और इसमें ग्रेन्स के तरीके से टूट जाता है, ब्लॉक एंड ग्रेन, ठीक है। एक्सफ्लोएशन क्या होता है, जैसे आप देखो ये कोई पत्थर है ना, अब इस पे प्रेशर, ग्रेविटी, टेम्परेचर सब कुछ का इम्पैक्ट इस पत्थर पे हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो, जैसा आपने ओनियन देखा है ना, उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, वैसे ही पत्थरों में भी बहुत सारे लेयर होते हैं, है ना। जब वो लेयर बाय लेयर टूटने लगता है ड्यू टू द टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, तो उससे हम एक्सफ्लोएशन कहते हैं। जब वो पीलिंग ऑफ लेयर ऑफ एन ओनियन, जब ओनियन की तरह वो लेयर बाय लेयर टूटने लगता है, तो उसे एक्सफ्लोएशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल वेदरिंग। और हाँ, मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ वो लाइक बहुत शॉर्ट में दे रही हूँ कि आपका जो इंस्टेंट रिवीजन है JNU और जामिया मिलिया का, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम बचा है, तो वो हो पाए। अगर आप लोग बोलोगे तो इसमें मैं डिटेल में भी आपको वीडियो दूंगी, पर JNU और जामिया मिलिया के एंट्रेंस के बाद। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं केमिकल वेदरिंग। जो केमिकल वेदरिंग है, जो तो उसमें रॉक का डिकम्पोजिशन होता है, पर केमिकल एक्शन की वजह से, जैसे कि हमने ऊपर देखा, जो फिजिकल एलिमेंट है उनके वजह से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, पर यहाँ केमिकल एक्शन के वजह से होता है, ठीक है।
तो ये हम केमिकल वेदरिंग के बहुत सारे मेन प्रोसेस भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना केमिकल वेदरिंग का। जैसे आप मान लो ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है और इसमें आप पानी डाल रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें आपने पानी डाला तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड नेचर है इसका, वो चेंज कर लेगा, ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाएगा। तो इसमें तो आपने बस हाइड्रोजन ऐड किया ना, हाइड्रोजन में मतलब वाटर ऐड किया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन आपने देखा, इसी को केमिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन प्रोसेस जो है केमिकल वेदरिंग के हैं वो है ऑक्सीडेशन। तो जो ये प्रोसेस है वो जनरली, जैसा कि हर प्रोसेस डिकम्पोज करता है रॉक को, ये भी सेम डिकम्पोज करता है, बट विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान जो रॉक है उसका कलर चेंज होता है। अब कौन कौन सा कलर हो जाता है उसका चेंज होके? रेड, येलो, ब्राउन, ठीक है। जैसा कि हम आयरन में देखते हैं, मान लो ये आयरन है, आपने रस्टिंग टर्म सुना होगा। तो जैसा कि आयरन में हम देखते हैं जब ऑक्सीजन इम्पैक्ट करता है तो उसमें एक लेयर बन जाता है, ब्राउन लेयर, जिसकी वजह से वो जो आयरन है वो पूरा डैमेज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो वैसा ही सेम कंडीशन होता है रॉक के साथ, है ना। रॉक में भी ऑक्सीजन के इम्पैक्ट की वजह से इसका कलर चेंज होता है और ये टूट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिक्स होता है और रॉक को इफेक्ट करता है तब उसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो जो ये कार्बोनाइजेशन है वो एक एसिडिक इफेक्ट है जो कि जनरली कैल्केरियस रॉक को ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अब कैल्केरियस रॉक क्या होते हैं? जैसे जो लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ग्लिम्स हो गया, ये सब कैल्केरियस रॉक में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जब हाइड्रोजन वाटर के साथ डिसॉल्व हो, मिक्स हो, तो वो रॉक को डिसॉल्व करता है, मतलब HO2, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो रॉक है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लाइक जैसे आप मान लो एक वाटरफॉल, जब पानी गिरता है इतने ऊंचाई से, तो जो नीचे बहुत बड़े बड़े पेबल होते हैं उसमें, क्योंकि हाइड्रेशन ही हो रहा है उसमें, तो बहुत प्रेशर पड़ने की वजह से वो पेबल्स का कलर भी चेंज हो जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाता है, डिसॉल्व भी हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? जैसे जो रेन वाटर होता है उसके बाद इतना पावर होता है कि वो जो मिनरल है सॉइल में और रॉक्स में, उसे डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। तो जो जब रेन वाटर डिसॉल्व करती है मिनरल को, तो उसी प्रोसेस को सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में। बायोलॉजिकल सबसे ही पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग, वो वेदरिंग जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, वो वेदरिंग। तो इसमें भी 3 टाइप है। जो एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू जो वेदरिंग होता है उसे बोलते हैं
वो एक पाथ है बायोलॉजिकल वेदरिंग का। अब एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू वेदरिंग कैसे होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिलियंस मतलब बहुत जानवर और इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि लार्ज अमाउंट में रॉक को कंज्यूम करते हैं। तो उनमें से कुछ जानवरों का नाम है जैसे डॉग हो गए, रैबिट हो गए, रैट्स हो गए। तो ये सब रॉक कंज्यूम करते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और फिर आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन, अब पेड़ पौधे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए वेदरिंग के लिए, तो मैं बस आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पेड़ है तो उसका जो रूट है, वो कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसका रूट बहुत बड़ा बड़ा हो, है ना, राइट। तो उसके रूट के बीच में जब कोई इस रॉक आता है तो ड्यू टू प्रेशर वो उसे तोड़ देता है। तो ये बाद में जाके सॉइल फॉर्मेशन कर जाता है इस रॉक का, जब रेगुलर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इस तरीके से वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा वो करता है, हेल्प करता है वेदरिंग में। फिर आता है मैन से जालिम तो कोई हो नहीं सकता नेचर के लिए। तो मैन जो है उसका तो बहुत बड़े अमाउंट में वेदरिंग में कंट्रीब्यूशन है। जैसे माइनिंग एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो आप। माइनिंग जिसमें कोई भी मिनरल वो निकालने के लिए हर जगह ड्रिलिंग करते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे रॉक्स आ जाते हैं बीच में जो कि उसके वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ये सब के वजह से मैन बहुत ज़्यादा वेदरिंग में हेल्प करता है और कंट्रीब्यूट करता है। फिर जो हमने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस शुरू किया था, तब हमने देखा था डेन्यूडेशन के दो मेन टाइप हैं, दो मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू डेन्यूडेशन होता है। तो उसमें से एक था वेदरिंग और दूसरा था इरोजन। तो इरोजन क्या है, तो इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल होता है वो अपने साथ इरोद करके ले जाता है। इरोद मतलब बहा के ले जाता है। अब ये काम रिवर भी करता है, विंड भी करता है, ग्लेशियर भी करता है। बहुत सारे नेचुरल फोर्स है जो कि ये काम करते हैं, पर मेन जो है वो रिवर है। तो हम देखेंगे जो रनिंग वाटर है उसको, उसमें सोर्स ऑफ रिवर उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट हुआ है। माउथ, ये टर्म्स है कुछ जो कि याद करना ज़रूरी है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। माउथ ऐसा वो जगह है जहाँ रिवर अपने आप को खाली कर देती है, वो अपना पानी जितना है वो ड्रेन कर देती है, या फिर लेक में या फिर ओशन में। तो उस प्लेस को माउथ बोलते हैं। रिवर वैली, जब जो रिवर अपना पाथ फॉलो करके आती है, जिस पाथ पे बहती है उस पाथ को रिवर वैली बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन और रिवर सिस्टम, ये एक पूरा रिवर है जिसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ने कंट्रीब्यूट किया। ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी नदियाँ जो मिल जाती हैं, उस पूरे सिस्टम को ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो वाटरशेड और वाटर डिवाइड, तो एक ऐसा एरिया जहाँ से जब जैसे ये नदी है और ट्रिब्यूटरीज आती है, तो जिस एरिया में वो ट्रिब्यूटरी डिवाइड होती है उस एरिया को वाटरशेड और वाटर डिवाइड कहते हैं। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से रिवर अपना पानी गिराती है, ठीक है।
फिर हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। तो उसमें आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब अरे स्पीड। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। तो नेचर ऑफ रॉक, नेचर ऑफ रॉक वो है जिसमें क्या बोलते हैं, हम देखते हैं जो रॉक है उसका नेचर कैसा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है ना। तो ये जो तीन एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इरोजनल वर्क पे। फिर आता है हम साइकिल ऑफ इरोजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें दिया था W.M. दावेस। W.M. दावेस, ये नाम याद रखना। वो एक अमेरिकन जियोग्राफर थे जो कि 1884 में उनने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, 1884। तो साइकिल ऑफ इरोजन क्या है? साइकिल ऑफ इरोजन जनरली तीन स्टेज में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है यूथ स्टेज, सेकंड मैच्योर स्टेज और थर्ड ओल्ड स्टेज। जो यूथ स्टेज है उसमें जैसे नदी जब शुरू होती है तब उसके पास बहुत स्पीड होता है, तब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है, तो उसका पानी भी ज़्यादा होता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी भी चीज़ आती है वो एकदम स्पीड में उन सब चीज़ों को इरोड करती जाती है। इरोड मतलब अपने साथ लेती जाती है। तो यूथ स्टेज में वो बहुत सारे फॉर्मेशन करती है, जैसे जॉर्ज बनाती है। जब हम इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तब हम ये सारे टॉपिक जो वो लैंडफॉर्म बना रही है, जो वो फीचर्स बना रही हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। तो जो जॉर्ज बना देती है, केओन्स बना देती है, वी शेप वैली बना देती है, वाटरफॉल, ये सब इम्पोर्टेंट फीचर्स वो बना देती है इन स्टेज में। फिर आता है मैच्योर स्टेज, जब नदी थोड़ा सा उसके ऊपर, जैसे आप ह्यूमन को ले लो, जब वो बच्चा होता है बहुत बदमाशी करता है, जब वो वर्किंग एज में आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो वैसे ही जब यूथ स्टेज में अब नदी के पास तो बहुत स्पीड था, बहुत क्वांटिटी था, तो वो सारे सामान को इरोड करते लाई। अब इधर आके नदी के पास बहुत सारे मटेरियल हो गए पानी में, तो अब नदी थोड़ा वो हो गया, लेजी हो गया या फिर थोड़ा शांत हो गया, तो अब वो मिएंडर्स बनाने लगा। मिएंडर्स मतलब इसे बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज में वो मिएंडर्स बनाने लगता है, लहरने लगता है खुद में। तो इसमें भी वो बहुत सारे फीचर्स बनाता है, जैसे रिवर मिएंडर करने लगता है। ऑक्सबो लेक भी मैं आपको लाइन फॉर्म में समझाऊंगी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल लीव्स, फ्लड प्लेन्स, ये सब एक इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर आता है ओल्ड स्टेज, नदी का बुढ़ापा। जैसे हमारा बुढ़ापा में हम मर जाते हैं, वैसे ही नदी के बुढ़ापा में वो मर जाता है। वो मर जाता है इन द सेंस वो डिसअपियर हो जाता है इस स्टेज में, ठीक है। और डिसअपियर होने के साथ साथ जो मटेरियल वो बहाते हुए लाया था यूथ से अभी तक, वो सबको एक जगह छोड़ देता है, जिससे डेल्टा बन जाता है। अब जो मैंने आपको पूरा टॉपिक करवाया उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, JNU जामिया MA एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी जब वीडियो देख रहे होगे तो आंसर देना इसका। जो फर्स्ट वीडियो है वो है जो कौन था जिसने मॉडर्न एज में, मैं इंग्लिश ही में पढ़ देती हूँ,
हु फर्स्ट propound द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन द मॉडर्न एज? कौन था जिसने मॉडर्न एज में जियोमॉर्फोलॉजी को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया? तो इसका आंसर है जेम्स हुटॉन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोट्रॉफिक फोर्स 4 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा है? द फोर्स that were generated due to winding of valleys, endogenetic force, the force that were generated due to deepening of valley, और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो अब याद करो आप फर्स्ट वीडियो जहाँ मैंने आपको बताया था डायोट्रॉफिज्म इंडोजेनेटिक फोर्स का एक पार्ट है, तो हमारा हो गया इसका आंसर इंडोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इंडोजेनेटिक फोर्स आर। अब इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है वो पूछा है। Force which are very active on the interior of the earth. Force which are very active in earth's surface. Force which are very active in the earth's surface and interior of the earth. तो मैंने आपको बताया इंडोजेनेटिक फोर्स ऐसा फोर्स है जो अर्थ के अंदर काम करता है, तो इसका आंसर है ए, फोर्स विच आर वेरी एक्टिव ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। 4 क्वेश्चन, लैंडस्लाइड किस वजह से होता है? लैंडस्लाइड तो ऑप्शन है अर्थ मूवमेंट, इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एक्सोजेनेटिक फोर्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सिचुएटेड इज कॉल्ड। जब रॉक का डिस्टिंग्रेशन और डिकम्पोजिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड? नहीं, ये तो लैंडस्लाइड तो अलग हो गया। इरोजन? नहीं, इरोजन तो जब वो बहा के ले जाता है तब बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक वेदरिंग। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेदरिंग में हमने फिजिकल वेदरिंग पढ़ा था, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा था और केमिकल वेदरिंग पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है कि बायोटिक मैंने आपको पहले बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा, तो इनमें से कौन सा है जो कि बायोटिक वेदरिंग है? एनिमल वेदरिंग? नहीं, ये तो एनिमल है, लिविंग बीन है। प्लांट वेदरिंग? नहीं, प्लांट तो लिविंग होता है। बायोकेमिकल वेदरिंग? अब क्योंकि इसमें बायो शब्द आ गया तो आपको लगेगा नहीं बायोटिक है, पर ये बायोकेमिकल है, तो इसका आंसर है बायोकेमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रिपीटेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन द आउटर ऑफ द रॉक विच eventually peel away is known। जब कोई रॉक का, मैंने आपको बताया था ऑनियन जैसा लेयर बाय लेयर निकलने लगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन? नहीं, ये तो ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। कार्बोनाइजेशन? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। एक्सफ्लोएशन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ नॉट एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग। इनमें से कौन सा है जो कि एजेंट नहीं है केमिकल वेदरिंग का? केमिकल वेदरिंग मैंने आपको बताया था जो केमिकली रिएक्टेड हो। हाइड्रोजन तो पानी है, वो तो है। ऑक्सीजन ये भी था, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी था। इसका आंसर है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों हैं एजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द एजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन से वेदरिंग के एजेंट है? फिजिकल वेदरिंग, ये तो फिजिकली से जुड़ा हुआ, फिजिकली इन द सेंस एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ था, टेम्परेचर वगैरह से। केमिकल, इसमें तो सारे केमिकल के काम होते हैं। बायोलॉजिकल, हाँ, तो क्योंकि ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।